हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ प्रोडक्शन का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है मल्टी प्रोडक्ट फर्म इक्विलिब्रियम। कोई भी ऐसी फर्म जो एक से ज्यादा चीजें बना रही है, एक से ज्यादा गुड या सर्विस प्रोवाइड कर रही है, वो इक्विलिब्रियम में कब होगी? अंडर प्रोडक्शन के चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन या प्रोडक्शन फंक्शन और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट ऑफ द फर्म्स प्रोड्यूस मोर देन वन प्रोडक्ट। ज्यादातर फर्म्स जो हैं वो डाइवर्सिफाइड होती हैं और एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती हैं, ठीक है, या गुड या सर्विस। इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस हाउ द फर्म चूज द proportions in which the two goods are to be produced। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि फर्म कैसे डिसाइड करती है कि दो गुड्स की कितनी कितनी क्वांटिटी या कितने कितने परसेंट में वो बनाना है। इन अदर वर्ड्स वी विल डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट्स। दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि ऑप्टिमम या ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट्स कैसे चूज किए जाते हैं, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। द फर्म्स प्रोड्यूस टू गुड्स या टू प्रोडक्ट्स in such proportions that the marginal rate of transformation between the product is equal to the ratio of their prices। तो सिंपल वर्ड्स में कंपनी जो कंपनियां हैं वो दो गुड्स इस हिसाब से बनाएंगी कि जो उनकी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है दो गुड्स बनाने की, वो दोनों गुड्स के प्राइस की रेशो के बराबर हो। अब ये होता क्या है वो मैंने आगे डिस्कस किया विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। तो इसमें हम दो कॉन्सेप्ट्स यूज करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट है पीपीसी, जिसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कहा जाता है और कई बुक्स में इसको पीटीसी या प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी लिखा हुआ है। और दूसरा आइसो रेवेन्यू लाइंस, इसको कई बुक्स में आइसो रेवेन्यू कर्व्स भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आपको तो ये पता ही है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ऐसी कर्व होती है जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दिखाती है दो गुड्स के, जो कि बनाए जा सकते हैं विद गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी। समझ गई बात? तो अगर हम गिवन रिसोर्सेज और गिवन टेक्नोलॉजी को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें तो जो भी हमें पॉइंट्स मिलते हैं उन दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन के जो भी हमें पॉइंट्स मिलते हैं उनको मिला दें तो हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मिल जाती है। तो उसको थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। लेट अस नाउ कंसीडर अ फर्म which produces commodities X and Y। तो दो गुड्स बना रही हैं X and Y। The firm's रिसोर्सेज जैसे कि प्लांट, मशीनरी एंड लेबर आर गिवन। ये सारे के सारे रिसोर्सेज गिवन है। विद द गिवन क्वांटिटी ऑफ दीज इनपुट्स firms can produce commodities X and Y in different proportions because if more of X is produced, less of X can be produced and in case more of Y is produced, less of X has to be produced। सिंपल वर्ड्स में हमारे रिसोर्सेज जो है वो गिवन है। अगर हम एक ज्यादा बनाते हैं तो दूसरे को कम करना ही पड़ेगा। समझिए बात? अगर X ज्यादा बनाते हैं तो Y को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और अगर Y ज्यादा बनाते हैं तो X को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। With the given resources, it is not possible to produce both the products in large quantity with technology remaining unchanged। जो रिसोर्सेज हमारे पास गिवन है, इन गिवन रिसोर्सेज और गिवन टेक्नोलॉजी से हम दोनों के दोनों गुड के ज्यादा क्वांटिटी नहीं बना सकते। अगर एक गुड की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो दूसरे गुड की क्वांटिटी अपने आप कम होगी। लेट अस नाउ कंसीडर अ गिवन टेबल जिसमें मैंने बताया हुआ पॉसिबिलिटीज एबीसीडी। एक्स गुड है 100। अगर एक्स गुड जीरो क्वांटिटी या जीरो यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वाई गुड कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं? 600। ठीक है, तो वो ये वाला पॉइंट हो गया कि वाई एक्सिस पे वाई गुड, एक्स एक्सिस पे एक्स गुड। तो एक्स गुड अभी हम जीरो कर रहे हैं तो जीरो के सामने ये 600, ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, अगर मैं एक्स गुड 200 प्रोड्यूस कर रहा हूँ बी पॉइंट पे तो वाई गुड कितना है? 580। तो एक्स गुड 200 है और ये 580 थोड़ा सा नीचे। ठीक है, और ये एक्स गुड 500 है तो वाई गुड भी 500 है, ये वाला पॉइंट हो गया 500 500। ठीक है, अब डी पॉइंट दिखा रहा है कि एक्स गुड अगर आप 900 बनाते हैं, ठीक है, एक्स गुड अगर आप 900 बनाते हैं तो वाई गुड आप 200 बना रहे हैं। और फिर ई पॉइंट आपको दिखा रहा है कि आप एक्स गुड ही बना रहे हैं 1000 क्वांटिटी और वाई गुड कुछ भी नहीं बना रहे। तो इन सारे पॉइंट्स को मिला के जो कर्व बनेगी वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनेगी, जिसको प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहा जाता है। तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि पेपर में एक्सप्लेनेशन लिखनी बहुत जरूरी है। द डाटा ऑफ द टेबल हैज बीन यूज्ड टू शो मंथली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ अ फर्म इन द फॉलोइंग फिगर। तो ये डाटा ये दिखाता है कि मंथली जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फिगर्स हैं एक्स गुड और वाई गुड की, जो विद द हेल्प ऑफ फिगर भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की हुई है। द कर्व AE इज द फर्म्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व व्हिच शोज द पॉसिबल आउटपुट लेवल्स ऑफ एक्स गुड एंड वाई गुड इन अ मंथ विद द गिवन रिसोर्सेज। तो ये जो AE कर्व है ये हमें दिखाती है कि एक कंपनी के पास अगर गिवन रिसोर्सेज हैं तो वो कितने एक्स गुड और वाई गुड के कितने कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस करती है। पॉइंट B, C and D on the curve corresponds with production possibilities B, C and D in the above table। ये जो मैंने B, C और D ये जो पॉइंट्स बनाए हैं ये यही वाले बनाए हैं
ये जो टेबल में बनाए हुए हैं ये बताते हैं दो गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन। फॉर ईच क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज द फर्म हैज अ डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। अगर कंपनी के रिसोर्सेज चेंज हो जाते हैं फॉर ईच क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज, अगर रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं तो ये इस साइड शिफ्ट हो जाएगी, कम हो जाते हैं इस साइड शिफ्ट हो जाएगी। तो अलग अलग रिसोर्सेज के अलग अलग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब होंगे। इफ द firm's resources are smaller, its PPC will be nearer to the origin। वही रिसोर्सेज कम हो जाते हैं तो पीपीसी जो है वो ओरिजिन के पास आ जाएगी। ऑन द अदर हैंड या ऑन द कंट्रेरी, इफ इट्स रिसोर्सेज आर लार्जर द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल बी फार्दर फ्रॉम द ओरिजिन। रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे तो वो पीपीसी दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ओरिजिन से दूर चली जाएगी। द पीपीसी इज कनकेव टू ओरिजिन, मतलब ये बाहर को मुड़ी होती है। बाहर को क्यों मुड़ी होती है मैं आपको पहले सिंपल सा बता देता हूँ, फिर पेपर में कैसे लिखना है वो बताना है। जैसे जैसे हम एक एक गुड या फिर कुछ यूनिट्स बढ़ाते रहेंगे, जो वाई का जो सेक्रीफाइस होगा ना वो पहले से बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। अब आप देख रहे हैं वाई का सेक्रीफाइस लगातार बढ़ता जा रहा है, पहले सिर्फ इतना सा सेक्रीफाइस था, पहले से बड़ा बड़ा और बड़ा। समझ की बात। तो जैसे जैसे हम यूनिट्स बढ़ाते रहेंगे एक्स गुड के, वैसे वैसे वाई गुड का जो सेक्रीफाइस होगा वो बढ़ता रहेगा। इसको इंक्रीजिंग रेट ऑफ मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो दिस मीन्स दैट एज द आउटपुट ऑफ एक्स गुड इज इंक्रीज्ड, larger and larger output of y good has to be sacrificed to obtain an additional unit of x good। x good को additional लेने के लिए y good का जो sacrifice होगा वो ज्यादा से ज्यादा होगा। Likewise, increase in the production of y good require increasing sacrifice of y good और x good। तो x good के केस में भी यही होगा कि अगर आप y good की क्वांटिटी बढ़ाते रहते हैं तो वो x good का जो सेक्रीफाइस होगा वो पहले से ज्यादा होगा। The firm's resources are not equally suitable to produce both the goods x and y। तो दोनों गुड्स में ये जरूरी नहीं है कि इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किसी में ज्यादा भी हो सकता है, किसी में y भी हो सकता है। When resources are utilized to produce largely one of the products, say x good at point D, their productivity at the margin is low. The concavity of the curve in fact signifies the diminishing marginal rate of transformation। तो जैसा कि मैंने कहा था इसका रेट डिमिनिशिंग है, तो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। मान लो आप ई पॉइंट पे हो जिसमें सिर्फ आप एक्स ही बना रहे हो, या फिर आप ए पॉइंट पे हो जिसमें आप सिर्फ वाई गुड बना रहे हो, तो इन पॉइंट्स पे जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगी फैक्टर्स की वो लो होगी, क्योंकि आपने सारे के सारे फैक्टर्स एक ही काम में लगा दिए और डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी तो होती है। समझ की बात। तो ये चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है पीपीसी के रिलेटेड। अब मैं दूसरा कॉन्सेप्ट जो है आइसो रेवेन्यू लाइंस वो बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं ये जो आइसो है, आइसो का मतलब क्या होता है। आइसो का मतलब होता है इक्वल, रेवेन्यू का मतलब आमदनी। तो आइसो रेवेन्यू होता है इक्वल आमदनी या इक्वल रेवेन्यू। समझ की बात। तो इसमें पहले मैं आपको समझा देता हूँ। आइसो रेवेन्यू कर्व इज लाइक अ बजट लाइन, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, नेगेटिव स्लोप होता है। तो ये हमें बता रहा है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ एक्स गुड एंड वाई गुड, जिनको बेच के आपको जो बीइंग प्रोड्यूसर सेम रेवेन्यू अर्न होगा। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो इट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स व्हिच जनरेट सेम रेवेन्यू। समझ की बात। तो अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। द ऑब्जेक्टिव of the firm is usually to maximize its revenue from the sales of two products। दो प्रोडक्ट बेच के कंपनी यही चाहेगी ना उसका रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा हो। In order to realize this purpose, the firm has to take into account the prices of two products, that is X good and Y good। तो अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए कंपनी को दो गुड्स जो भी वो बेचती है उसके जो प्राइसेस हैं उसको कंसिडर करना ही पड़ेगा। We now assume that the demand curve faced by the firm फॉर बोथ द प्रोडक्ट्स इज परफेक्टली इलास्टिक, कि जो डिमांड कर्व्स लेती है दोनों गुड्स के, जो गुड्स की डिमांड कर्व है वो परफेक्टली इलास्टिक है। ठीक है, दिस implies that the prices at which the firms sell its product remains unaffected by the quantities itself। सिंपल वर्ड्स में कि भाई जितना भी वो माल बेचेगी उसका प्राइसेस से कोई असरदार नहीं होगा, प्राइसेस जो है उसी तरीके से रहेंगे। ठीक है, तो अब ये मैंने एक्स एक्सिस पे एक्स गुड, वाई एक्सिस पे वाई गुड, ये आइसो रेवेन्यू लाइन बनाई हुई है जो हमें बताती है दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन जिनको बेच के सेम रेवेन्यू कमाया जाएगा। ठीक है, आइसो रेवेन्यू लाइन, और इसकी जो स्लोप होती है वो होती है प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। ठीक है, अब इसको हम डिस्कस करते हैं। द रेवेन्यूज ऑफ अ फर्म obtains by obtained, यहाँ obtained आना था, रुको 2 मिनट मैं यहाँ लिख देता हूँ। द रेवेन्यूज अ फर्म obtains, नहीं obtains ही लिखो यहाँ पे। ठीक है, obtains by selling, वो कभी कभी वो जब मैच देखते हुए मैं कोई टॉपिक बना रहा होता हूँ तो फिर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो जो भी रेवेन्यू कंपनी obtain करती है दो गुड्स को बेच के
और वो रेवेन्यू अगर बराबर है दो डिफरेंट गुड्स के कॉम्बिनेशन का, तो उसे आइसो रेवेन्यू कहते हैं। वो तो मैंने पहले ही बताया था। द रेवेन्यूज अ फर्म ऑब्टेन्स बाय सेलिंग इट्स बोथ प्रोडक्ट्स आर शोन बाय आइसो रेवेन्यू लाइंस, इस लाइन से शो होता है, ठीक है। दीज आर कंस्ट्रक्टेड एग्जैक्टली इन द सेम मैनर एज द आइसो कॉस्ट लाइन। तो आइसो कॉस्ट लाइन की तरह ही ये बनाए गए हैं। आइसो कॉस्ट में क्या होता था, प्राइस ऑफ लेबर एंड प्राइस ऑफ कैपिटल होता था, तो वहां पे सेम कॉस्ट बनती थी, यहाँ सेम रेवेन्यू है, ठीक है। इन द गिवन फिगर AB is the ISO revenue line, which indicates a certain level of revenue that the firm obtains by selling different quantities, different quantity combinations of X good and Y good. तो ये जो ISO revenue line है, इस पे कोई भी combination बेच लो, revenue सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका रेवेन्यू रहता है 10,000 का, ठीक है, 10,000 रुपए का रेवेन्यू है, तो पूरी लाइन में डिफरेंट कॉम्बिनेशन बेचते रहोगे तो रेवेन्यू 10,000 ही मिलेगा, क्योंकि एक गुड ज्यादा बेच रहे हो तो दूसरा कम भी तो बेच रहे हो ना, ठीक है। द स्लोप ऑफ द आइसो रेवेन्यू लाइन इज प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई, जैसा कि मैंने पहले बताया था। द पोजीशन ऑफ एन आइसो रेवेन्यू लाइन डिटरमिन्स द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। ये जो पोजीशन है यही बताती है रेवेन्यू क्या होगा। अगर यहाँ नीचे चली जाती है तो रेवेन्यू कम हो जाता है, अगर ये ऊपर शिफ्ट हो जाती है तो रेवेन्यू ज्यादा हो जाता है, ठीक है। द फार्दर इट लाइज फ्रॉम द ओरिजिन the greater is the total revenue represented by the ISO revenue line। जितना पॉइंट ऑफ ओरिजिन से दूर होगी कर्व उतना रेवेन्यू ज्यादा होगा, और जितनी ये जो है पास होगी उतना रेवेन्यू कम होगा। समझ की बात। अब ये पीपीसी और ये जो आइसो रेवेन्यू लाइंस है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट क्या होता है। मतलब फर्म को सबसे ज्यादा फायदा किस में है, प्रोड्यूसर को सबसे ज्यादा फायदा किस में है। पहले मैं आपको बेसिक लैंग्वेज में बताऊंगा, फिर पेपर में किस हिसाब से लिखना है उस हिसाब से बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से समझना, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी लाइन है या कर्व है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व PR, ठीक है। ये एक आइसो रेवेन्यू लाइन है, ये इस पे टेंजेंट कर रही है ई पॉइंट पे, ठीक है। ये एक और आइसो रेवेन्यू लाइन है, ये जो मैंने ग्रीन डॉटेड लाइन से निकाली हुई है। तो इक्विलिब्रियम हमेशा जो है टेंजेंट उसी पे होगा, क्योंकि अगर आप नीचे वाली लाइन देखेंगे आइसो रेवेन्यू लाइन, तो जितनी आइसो रेवेन्यू लाइन ऊपर होगी उतना रेवेन्यू ज्यादा अर्न करेगी ना। तो कंपनी विद अपने गिवन प्रोडक्शन रेवेन्यू को जहां मैक्सिमाइज करेगी वहीं इक्विलिब्रियम होगा। तो ई पॉइंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। अगर इससे ऊपर निकल जाते हैं तो फिर रेवेन्यू जो है वो रेवेन्यू तो ज्यादा हो जाएगा, मगर हमारी प्रोडक्शन उतनी है ही नहीं कि उस रेवेन्यू को टच कर पाए, ठीक है। तो आपको पता ही है, अगर आप इस लेवल पे पढ़ रहे हैं तो सारा काम माइक्रो इकोनॉमिक्स में टेंजेंट पे आके खत्म हो जाता है। तो यहाँ कहते हैं कि आप अपने गिवन प्रोडक्शन को जैसे जैसे रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करोगे तब तक मैक्सिमाइज कर सकते हो जब तक टेंजेंट नहीं होती। टेंजेंट पे ही आपका सेटिस्फैक्शन जो है सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि टेंजेंट पे ही आप मैक्सिमम रेवेन्यू कमा पाओगे। समझ की बात। अब इसको पेपर में कैसे लिखना है। द ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ outputs of X good and Y good is at point E in the given figure। तो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन जो है वो E पॉइंट पे गिवन फिगर में, E पॉइंट के सामने हम X गुड बनाते हैं OU और Y गुड बनाते हैं OW। द फर्म प्रोड्यूसेस OU क्वांटिटी ऑफ X गुड एंड OW क्वांटिटी ऑफ Y गुड as indicated by point E। In producing these amounts of two commodities, the firm maximizes its total revenue because E is the only highest attainable ISO revenue line। तो E ही ये वाली जो लाइन है E पॉइंट ही शो करता है कि हाईएस्ट अटेनेबल आइसो रेवेन्यू कर्व कौन सी है। अगर मैं इससे हल्का सा भी ऊपर चले जाऊंगा तो वो तो जो हम प्रोडक्शन करके बैठे हैं उसको टच ही नहीं कर रही होगी। समझ की बात। तो वही चीज मैं आगे बताऊंगा। इफ द फर्म डिसाइड्स टू प्रोड्यूस एल्सवेयर ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व PR एट पॉइंट्स सच एज M एंड N, मान लो फर्म चाहती है कि मैं M या N बनाऊं, तो उस केस में ये हाईएस्ट आइसो रेवेन्यू कर्व्स को टच नहीं हो रही होगी, ये लोएस्ट आइसो रेवेन्यू को टच करेगी जो कि हमें लेस रेवेन्यू दिखाता है। इस वजह से वहां पे इक्विलिब्रियम नहीं होगा। इट विल बी ऑन द लोअर आइसो रेवेन्यू लाइन। द डैश्ड मतलब डैश कर करके जो बनाई हुई है, ये डैश कर करके जो बनाई हुई है कर्व ग्रीन कलर की, डैश्ड GH लाइन इन द अबव फिगर, ये लोअर है, ये लोअर है तो आइसो रेवेन्यू लोअर जितना जाओगे तो उतना कम रेवेन्यू होगा। समझ के बाद। एट पॉइंट E द आइसो रेवेन्यू लाइन JK इज टेंजेंट टू द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व PR। अगर ये जो आइसो रेवेन्यू लाइन JK है, ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी लाइन जो भी कह सकते हो, इसको E पॉइंट पे काट रही है, तो वही पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि मैक्सिमम आइसो रेवेन्यू हम वहीं तक रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं अपना। आइसो रेवेन्यू मैक्सिमाइज जो है वो वहीं टच हो रही है। Therefore, the slopes of production possibility curve and ISO revenue lines are equal। तो बेसिकली जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसको मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ X गुड फॉर Y गुड कहा जाता है, और जो
आइसो रेवेन्यू लाइन है, उसकी स्लोप को पी एक्स बाय पी वाई मतलब प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई कहा जाता है, तो वहीं पे इक्विलिब्रियम होगा। सिंपल वर्ड्स में जहां टेंजेंट हो जाएंगी दोनों कर्व्स की स्लोप, वहीं पे इक्विलिब्रियम होगा। अगर आप इससे ऊपर वाली आइसो रेवेन्यू बना देते हो तो उतनी तो हम प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे, और अगर आप इससे नीचे वाली आइसो रेवेन्यू पे क्लिक करते हो तो वहां इक्विलिब्रियम इसलिए नहीं है क्योंकि उससे हायर आइसो रेवेन्यू को अटेन किया जा सकता है। समझ की बात? तो ई पॉइंट ऑप्टिमम पॉइंट होगा जिसपे ओ यू यूनिट्स ऑफ एक्स गुड एंड ओ डब्ल्यू यूनिट्स ऑफ वाई गुड बनाएगी फर्म और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या इक्विलिब्रियम पे होगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय। और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।